अस्सलामुअलैकुम प्रियो कहानी एक नए चेहरे के नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान अहमद ख़ान। आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवा रहे हैं वो एक होस्ट भी हैं और आरजे भी हैं, उसके अलावा जर्नलिस्ट भी हैं और एक शायर भी हैं। इतनी सारी खूबियां एक ही इंसान में कैसे हो सकती हैं? तो आइए हम डायरेक्टली उनसे मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। आपने इस काबिल समझा कि हमसे गुफ्तगू की जाए, बात की जाए, आप आए, बहुत शुक्रिया। अच्छा अली भाई, मुझे एक चीज़ ये बताएं कि आपने जब अपना कैरियर का स्टार्टअप लिया, ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट किया था आपने? बड़ी ज़िग-ज़ैग कहानी है। मैंने शुरू में इब्तिदा में मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं साइंस पढूँ और अब ज़ाहिर है घर वाले सिर्फ चाहते नहीं है, एक हुक्मनामा होता है। सही, तो बिल्कुल वो ऐसा होता है ना कि बस बोल देते हैं कि जी आपको ये पढ़ना है तो पढ़ना है। तो दिलचस्पी मेरी जो परफॉर्मिंग आर्ट्स और फाइन आर्ट्स की तरफ थी, स्केचिंग मेरी अच्छी थी। लेकिन जब घर वालों ने कहा तो खैर ओपन मेरिट पे कराची यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया था मैथमेटिक्स में मैंने 4 साल गुजारे और 4 साल गुजारने के बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं, इस फील्ड में कम से कम मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। अगर मैं मास्टर्स कर भी लेता हूँ या खैर, क्योंकि मैं मास्टर्स के आखिरी सेमेस्टर में था मैथ्स में, उसी दौरान मुझे ख़्याल आया कि नहीं, मुझे कुछ और करना है। उसी दौरान फिर मैंने प्राइवेट मैंने बीए कर लिया। करने के बाद मैथमेटिक्स से हटकर मैं मैथ कम्युनिकेशन की तरफ गया और कराची यूनिवर्सिटी से मैंने मैथ कम्युनिकेशन में मास्टर्स कर लिया और साथ ही साथ उस दौरान मैं ट्यूशन्स भी पढ़ाता रहा और एक आखान कॉलेज में मैं बतौर लैंग्वेज टीचर भी पढ़ाता रहा। और उसके बाद फिर रेडियो की तरफ भी एक इत्तेफाकिया तौर पर जब मैं एक काम के सिलसिले में इस्लामाबाद चला गया था। इस्लामाबाद में एक व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे पता चला कि यहाँ किसी एक रेडियो चैनल में उन्हें एक होस्ट की ज़रूरत है। तो मैंने कहा चलिए कोशिश करते हैं। मैं चला गया और इंटरव्यू और ये तमाम चीज़ें हो गई। ऑडिशन मेरा बिल्कुल ही पहला एक्सपीरियंस था और बस उसके बाद गुज़िश्ता 8 सालों से मैं रेडियो के साथ मुंसलिक हूँ। ठीक। अच्छा, आपने सहाफ़त भी की है, ठीक है, सहाफ़त को छोड़कर एकदम आप आरजे की तरफ आए। क्या सहाफ़त का इतना स्कोप नहीं था कि आप जो है आरजे में एंट्री हो गई आपकी? मेरा ख़्याल है आपके अंदर कुछ सलाहियतें होती हैं जिन्हें आप खुदादाद भी कह सकते हैं, या फिर ये कि आपके अंदर वो सलाहियतें मौजूद होती हैं, थोड़ा-सा आपको फर्निश करना होता है। आवाज़ मेरी अच्छी थी। उस दौरान मैंने पढ़ना शुरू किया, मुताला किया, तो कुछ बोलना भी मेरे 2003 में ग़ालिबन उर्दू मुकम्मल तौर पर उर्दू मैंने सीखना शुरू किया। उससे पहले उर्दू हमें आती भी नहीं थी मुकम्मल। तो उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये फ़ील्ड है और मैं जर्नलिज़्म भी करता रहा। मैं प्रिंट मीडिया के साथ भी मुंसलिक रहा अखबारात के लिए और फिर कुछ अर्सा मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी काम किया। लेकिन हमारे यहाँ हमारे मुल्क में जो सहाफ़त, एक तो कोई ख़ास मयार नहीं है, दूसरी बात आपको फाइनेंशियली बहुत तंग किया जाता है, वक्त पे तनख्वाहें नहीं देते हैं। कि जितने भी बड़े टीवी चैनल्स हैं, आप किसी भी साथी से आप पूछ लीजिए, 3-3 4-4 माह तक तनख्वाहें नहीं मिलती। ज़ाहिर है अगर मैं काम करता हूँ इसी फील्ड में, मैंने मास्टर्स किया है, मैंने 16 साल गुजारे हैं, मुझे पढ़ना आता है, मुझे लिखना आता है, मुझे बोलना आता है और मैं 8 घंटे रोज़ाना देता हूँ, उसके मुझे पैसे नहीं मिले, तो फिर बंदा क्यों करे? बेकार है। तो ये वजह थी कि टीवी चैनल्स और प्रिंट मीडिया से हट के मैं रेडियो की तरफ आ गया। और रेडियो में भी ये है कि ये भी सहाफ़त की ही एक, अगर हम ब्रॉडकास्ट जर्नलिज़्म की बात करें तो है, बट यहाँ पे उस तरह तंग नहीं किया जाता। आपको फ्री में काम नहीं करना पड़ता। आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, आपकी आवाज़ अच्छी है, आप मेज़बानी वगैरह कर सकते हैं, तो आपको मौक़े मिलते हैं। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप आरजे बने, ठीक है, आरजे का पाकिस्तान में स्कोप क्या है? क्योंकि हमने देखा है कि जितने भी आप
एफएम के जितने भी पिछले कोई भी आप आर्टिस्ट को उठा लें वो देखें तो बहुत ज़्यादा पुराने लोग होते हैं उसमें, हम्म। और नए लोग मतलब कि यंगस्टर जो है ना वो नहीं आते इसके अंदर। तो आपको ऐसा क्या स्कोप नज़र आया है इसमें कि आप जो है आरजे बने? अच्छा, एक बात देखिए, हमेशा ख्याल मैं ये समझता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, स्कोप किसी सब्जेक्ट का, किसी फील्ड का नहीं होता, स्कोप बंदे का होता है। अगर आपके अंदर सलाहियत है, शौक़ है, जज़्बा है और तसलसल के साथ आप वो काम करते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, बताइए कि मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिस तरह हमारे मुल्क में है, जब तक आपके पास रेफ़रेंस नहीं है, कहीं इंटरव्यू देने के लिए भी आपको बुलाया नहीं जाता, तो रेफ़रेंस के बगैर लोग नौकरियां नहीं मिलती। लेकिन आपके अंदर सलाहियतें हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत देर तक आपको कोई रोक के रख सकता है। आप अपने लिए जगह बना लेते हैं, बिल्कुल सही पानी की तरह। सही बात है। मेरा आपसे ये सवाल है, आप आरजे बन रहे हैं, ठीक है, आरजे के साथ साथ जो है आपने टीचिंग भी स्टार्ट की, तो टीचिंग का शौक कैसे आ गया? टीचिंग, देखिए, जब हम स्टूडेंट लाइफ में हमारे पास जुज़ वक़्ती काम करने के लिए, या तो जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली हम जैसे लोग जो किसी कस्बे से, किसी छोटे गांव से शहरों की तरफ आते हैं। मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से, मैं गिलगित बल्तिस्तान से यहाँ यहाँ जब मैं कराची आया हूँ, तो मुझे अपनी सर्वाइवल के लिए कोई काम करना था, ठीक है, अपनी फ़ी अरेंज करनी थी यूनिवर्सिटी की, और उसके लिए अक्सर हमारे जितने भी लोग हैं मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ कस्बों से, देहातों से आते हैं, या तो चंद घंटे उनके पास होते हैं। 8 घंटे अगर आपने यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल जाना है, तो बाकी 5-6 घंटों में आपने अपने लिए कुछ कमाना भी है। तो सबसे आसान तरीका ट्यूशन्स पढ़ाना और या किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में पढ़ाना होता है। तो ये मेरे लिए आसान था और पढ़ाने में मज़ा भी आता था, तो इसीलिए मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। ठीक। अच्छा, आपने मैंने आपकी थोड़ी सी प्रोफाइल भी पढ़ी है, तो उसमें आपने टीचिंग के साथ साथ फिर आप आगे गए तो आपको एक पोइट्री का भी शौक हो गया। पोइट्री आपने जो है किन से इंस्पायर होके एक पोइट्री बने, पोइट बने? पोइट्री के लिए मेरे ख्याल से इंस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं होती। नहीं, एक होता है ना कि आपको जैसे बड़े बड़े नाम हैं। हैं शायरों के, तो उनको इंस्पायर होके नहीं यार कि मुझे भी थोड़े से ना इस लिंक में आना चाहिए और जो है एक शायर की हैसियत से अपना नाम बनवाना चाहिए। वो आपके एहसासात होते हैं। देखें, कोई भी फ़र्द हो, कुछ एहसासात होते हैं ज़िंदगी में आपके, कुछ चीज़ें या कुछ वाक़यात ऐसे रोनुमा होते हैं कि आपकी ज़िंदगी पर उसके असरात होते हैं, और आपको कोई मीडियम चाहिए अपने उन जज़्बात को, अपने उन एहसासात को इज़हार करने के लिए। तो शायरी भी उनमें से उसकी एक किस्म है, अपने जज़्बात को इज़हार करने का। तो मैंने भी मेरा ख़्याल है, जब ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात हुए, उसके बाद अ, अपने एहसासात और अपने जज़्बात को इज़हार करने के लिए इस फ़ील्ड का इंतख़ाब किया। ठीक। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, बचपन की कोई आपकी कोई एक ऐसी शरारत जो आपको अक्सर याद आती हो कि यार वो शरारत मेरी जो है ना बड़ी ख़तरनाक सी थी। आप याद करते हैं पुराने, मतलब आप बैक पे जाते हैं तो आपको याद आती है और फिर आप स्माइल करते हैं कि यार वो शरारत अभी तक मुझे याद है। अ, बचपन में तो हम जो देहाती लोग हैं हम जो देहाती लोग होते हैं, हमारे कई इस तरह के वाक़यात होते हैं, जिस तरह कहीं जाके किसी की क्यारी से फल, किसी बागात से फल चुराना, या फिर बहुत छोटी-छोटी कहानियाँ होती हैं, या किसी की क्यारी से सब्ज़ी, शलजम, मूली वग़ैरह उठा के लेके आना। तो ये चीज़ें होती हैं, वो कभी-कभार जब मैं सोचता हूँ, तो हँसी भी आती है, और कभी-कभार हम सोचते हैं कि यार अ, बुरा नहीं था, हम किसी की दिल आज़ारी नहीं करते थे, लेकिन ठीक था, करते थे। डाँट भी पड़ती थी घरवालों से, या फिर जो मालकान होते थे उनसे। तो बहुत सारे वाक़यात, दरख्तों पे चढ़ना, फिर या तो खेलते हुए जब चोटें लगती थी, इस तरह के वाक़यात तो होते हैं मेरे ख़्याल से हम सबके बचपन में। आपको मैंने सुना शायद सिंगिंग का भी शौक है साथ में थोड़ा बहुत? सिंगिंग का नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आवाज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं होस्टिंग और रीडिंग की हद तक, हाँ, मौसीकी सुनने की हद तक है। कि कौन से आपके फेवरेट सिंगर है जिनको आप ज़्यादा सुनते हैं? मैं ज़्यादातर टीना सानी को सुनता हूँ, मेहदी हसन खान साहब को सुनता हूँ, और आज के दौर में जाबिर अब्बास को सुनता हूँ, और कई नौजवान हैं
अभी फ़िलहाल ज़हन में नाम नहीं आ रहा, और वो मूड पे डिपेंड करता है कि आपका क्या सुनने का दिल कर रहा है और किस कैफ़ियत में है। अच्छा, आप कभी भी लाइव शो करते हैं, आपसे कोई अगर मिस्टेक हो जाए तो उसको कैसे टैकल करते हैं आरजे के तौर पे? ये अक्सर होता है, मतलब हम टीवी पे या फिर रेडियो पे हम लाइव शो करते हुए हमारे साथ इस तरह के वाक़यात का सामना करना पड़ता है। उसको टैकल करना, आप ऐसे टैकल करो कि सामने वाले को पता ही ना लगे कि बोलते आपने कोई लफ्ज़ या उसकी तलफ़्फ़ुज़ आप उसकी अदायगी में आपने गलती की या कोई जुमला आपने गलत बोल दिया। अव्वल तो ये है कि ख़बरें पढ़ते हुए अगर आपसे गलती हुई तो आपने एक जुमला दोहराना है कि मैं मौजूद ख़ां हूँ या मौजूद कीजिएगा, आप फिर दुरुस्त कर लीजिए। लाइव शोज़ में अगर आपने कर लिया तो लोग आप पे हूटिंग भी करते हैं, स्पेशली जब आप प्रोग्राम्स में मेज़बानी कर रहे हों। अगर रेडियो पे हो तो रेडियो पे आप माज़रत करके उसकी दुरुस्तगी कर सकते हैं, और ये अक्सर होता है, कोई बड़ी बात नहीं है मेरा ख़्याल है लाइव शो में। ठीक। अच्छा, मुझे आपको व्लॉगिंग का भी बहुत शौक है, तो ये व्लॉगिंग का शौक कहाँ से स्टार्ट हुआ? व्लॉगिंग का शौक, मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, साल में एक आध महीने के लिए मैं कहीं न कहीं निकल जाता हूँ। तो इब्तिदा में शौक यूँ हुआ कि मैं गिलगित-बल्तिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में जाता रहा हूँ, और जब वापस आके अपने दोस्तों से मैं उसका तज़किरा किया करता था कि ये ऐसे इलाके हैं, ये गाँव हैं, या फिर ये एक टूरिस्ट पॉइंट है, यहाँ पे लोग नहीं जाते। और हम अक्सर, हमारे कुछ दोस्त हैं ऐसी जगहों पर जाते हैं, बहुत कम लोग वहाँ पे जाते हैं, और इंटरनेट पर भी कोई मवाद दस्तयाब नहीं है, मालूमात दस्तयाब नहीं है उन जगहों के बारे में। तो फिर कुछ दोस्तों ने भी कहा कि यार आप जाते हैं तो कैमरे की आँख में इन चीज़ों को क़ैद करके हमें भी कभी दिखाया करें। सो मज़ाक मस्ती में मैंने करना शुरू कर दिया और लोगों ने सराहा, पसंद किया। तो यूँ जहाँ भी मैं घूमने फिरने के गर्ज से जाता हूँ तो कुछ फुटेजेस बना लेता हूँ, बाद में व्लॉग्स बन जाते हैं। ठीक। अच्छा, आपको शायरी का शौक है, कोई 2-3 शेर जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, वो थोड़े से आप सुना दें? अच्छा, शायरी का देखें, मैं इस बात की वजाहत करना चाहूँगा कि चंद साल पहले तक मैं उर्दू में बाकायदगी से लिखता था, लेकिन जब से मैंने अपनी ज़बान में लिखना शुरू कर दिया तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि नहीं, मैं अपने जज्बात का इजहार या अपने एहसासात को पूरी तरह उर्दू में मुंतकिल नहीं कर पाता हूँ। सो अब मैं ज़्यादातर अपनी ज़बान में लिखता हूँ। अगर आपने पसंदीदा शेर की बात की तो जौन का एक क़िता याद आ रहा है, जो रानाई निगाहों के लिए सामान जलवा है, जो रानाई निगाहों के लिए सामान जलवा है, लिबास मुफलिसी में कितनी बेकीमत नज़र आती। यहाँ तो जाज़िबियत भी है दौलत ही की परवरदा, ये लड़की फाकाकश होती तो बदसूरत नज़र आती। ज़बरदस्त। अच्छा, हमारे यहाँ पाकिस्तान में, ठीक है, शायरों को बोला जाता है कि इनका कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन फ्यूचर ऐसा है कि मतलब वो सिर्फ शायरी एक हद तक हो गई है, तो इस बारे में थोड़ा सा बताओ। हमारे माशरे में जितने भी सोचने वाले लोग हैं, जितने भी अफराद सवाल पूछते हैं, समझते हैं, उनको अव्वल तो ये कि नॉर्मल नहीं समझा जाता। लोग उनको जज करना शुरू करते हैं, उनके कपड़ों से, उनके हुलिये से, उनका जो कंटेंट है, क्या सोचते हैं, क्या सवाल पूछते हैं, वो नहीं देखा जाता। देखें, शायरी कोई छोटी या फिर ये कि कम दर्जा फ़ील्ड नहीं है, या कोई महदूद फ़ील्ड नहीं है। आप जितने भी यहाँ पे नग़्मे हैं, जितने भी गाने हैं, जितने भी मौसीक़ी है, शायरी के बगैर तो कोई मौसीक़ी ही नहीं हो सकती। जितने भी सॉन्ग्स हम सुनते हैं, बिल्कुल। इसको महदूद हमने किया हुआ है या कुछ शोरा ने किया हुआ है, जो चूँकि शायर या कोई भी तख्लीक़कार, कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी फ़नकार हसास होता है, वो शायद अपने आप पर इतना अपने आप को इतना तवज्जो नहीं देता, वक़्त नहीं देता, जिसकी वजह से लोग ये समझते हैं कि यार शायर होगा तो बाल बिखरे हुए होंगे, गंदे कपड़े होंगे, और कुछ भी सवाल पूछता होगा, जो भी मुँह में आएगा बोलेगा। तो ये एक हमने बनाया हुआ है, ऐसा होता नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये कि हमारे माशरे में अक्सर लोग, अक्सर शोरा, अक्सर फ़नकार, अक्सर तख्लीक़कार कसम पुरसी की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। ये मेरा ख़्याल है शायरों से ज़्यादा हमारे माशरे का कसूर है। हमारे यहाँ पे देखें, एक तख्लीक़कार, एक शायर को कितनी इज़्ज़त की जाती है। अगर हम लैंग्वेज की ही बात करें, आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज या किसी भी कॉलेज और स्कूल की हम बात करें,
आप अपने उर्दू पढ़ाने वाले को कितनी तनख्वाह देते हैं, अंग्रेज़ी या मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले को कितनी तनख्वाह देते हैं। सही बात। ये कुछ चीज़ें हमने तय की हुई हैं, हमने एक सांचा बनाया हुआ है, ये हमारी गलती है, हमारे माशरे की गलती है, इसमें शायद का कोई कसूर नहीं है। हाँ, शोरा अपने लाइफ स्टाइल और इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं, बाकी ज़ाहिर है हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है, क्या कहा जा सकता है। अच्छा, मेरा आपसे एजुकेशन के हवाले से एक सवाल ये है कि हमारे पाकिस्तान में ठीक है, लोग जो है डिग्री को छोड़कर जो है 5 से 6 महीने के जो है शॉर्ट कोर्सेज करके और दूसरी तरफ निकल जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि लोग जो है एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर रहे और दूसरी तरफ निकल जाते हैं। अपनी पहले कैरियर मतलब कि अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें, उसके बाद कैरियर पे आए। तो इस तरह नहीं हो रहा आजकल। जितनी भी यूथ है वो शॉर्टकट ढूंढ के जो है दूसरी तरफ निकल रही है। अच्छा, इसमें यूथ का कसूर नहीं है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ एक जो अगर हम इकोनॉमिक सिस्टम की हम बात करें तो बच्चा ये सोचता है कि यार मैं मास्टर्स करके पीएचडी करके मार्केट में आता हूँ तो मुझे 20,000 की 30,000 की नौकरी मिल जाती है, और उसके लिए धक्के खाने पड़ते हैं, उसके लिए रेफरेंसेस ढूंढने पड़ते हैं। तो इससे बेहतर है कि मैं कोई शॉर्ट कोर्स करूँ, कोई तकनीकी काम शुरू करूँ। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है। अगर इसमें यूथ का कोई कसूर नहीं है, हमारी रियासत का कसूर है। अगर आप बच्चों को उनके कैरियर को आप महफूज करेंगे, उनको इस बात का खौफ नहीं होगा कि भाई मास्टर्स पीएचडी करने के बाद मैं बेरोज़गार फिरता रहूँगा, तो वो एक काम पर तवज्जो से कोई एक फील्ड में काम करेंगे, डिग्रियाँ भी लेंगे, कुछ तख्लीक भी करेंगे। यहाँ कोई भी तख्लीकी काम आप करोगे तो आपको कोई साथ नहीं देता। आपको ज़ाहिर वक्त भी और अपने वसाइल आपने खुद लगाने होते हैं। रियासत की जानिब से, हुकूमत की जानिब से आपकी कोई इमदाद या फिर मदद फराहम नहीं की जाती। तो इसलिए लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं ताकि वो जल्द से जल्द कुछ काम सीख के अपने लिए कमा सके, अपने घर वालों को कुछ खिला सके। तो इसमें यूथ का कसूर नहीं है, ये हमारी रियासती नाकामी है और हमारी हुकूमत की जानिब से। अच्छा, मेरा आपसे लास्ट सवाल ये है कि अभी जो यूथ है उसके लिए कोई मैसेज देना चाहें एज अ यूट्यूबर, एज अ ब्लॉगर और एज अ आरजे के तौर पे। यार मैं तो ये कहूँगा कि जो भी फील्ड है, देखें सबसे पहले बच्चे हमने भी जो फेस किया है कि सब जब आप इंटरमीडिएट में होते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि आपने किस तरफ जाना है, किस शुबे का इंतखाब करना है। उस वक्त आपके घर वाले भले आपके ख़िलाफ़ हों, उस वक्त आपको बगावत करनी है, आपने अपने पसंद की फील्ड को चूज़ करना है और उसको आगे लेके जाना है। अगर नहीं कर सकते हैं तो जो भी जिस काम का भी आपने इंतखाब किया, भले आपने मजबूरी में भी किया हो, उसके साथ दियानतदारी के साथ काम करें, मेहनत करें। और जब तक आप मेहनत करेंगे, दियानतदारी के साथ काम करेंगे तो, और अगर दिलचस्पी हो जिस काम में, उसी को आप आगे लेके जाएंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको कामयाबी मिल ही जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई आपका। जी नाज़रीन, तो आज आप हमें बताएंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक हमारी पहुंचती रहें। और हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपने होस्ट इमरान अहमद ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।